ऑडियो भी होता है इसमें वैसे रिकॉर्ड? छोड़ना ऑडियो नहीं। देख एचआर की वाला सिंपल सी चीज है, दो चार चीजें हैं मोटा मोटी। देख एचआर की देखो जैसा बताया मैंने, सिंपल कंटिन्यूस प्रोसेस वगैरह कुछ बात नहीं। कंपनी एक कोई भी कंपनी फॉर्म चलाने के लिए हमेशा लोग आएंगे जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा बिरला रिलायंस कुछ भी ले ले, एक आदमी पे डिपेंडेंट रही तो बहुत प्रॉब्लम होगा। फिर तो अगर वो आदमी मर गया, घूमने चला गया, इवन उसका फोन भी नहीं लग रहा, तो बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए कोई नहीं रहे। हाँ। एचआर का, एचआर भी मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मेन मोटिव ही ये है, इंडस्ट्री में जो बंदा काम कर रहा वो सही टाइम पे सही जगह पे रहे, उसके लिए उसके पास सही स्किल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बड़े हॉस्पिटल में एक बड़ा सीईओ बनाना है किसी को, उसको मेडिकल का नॉलेज होना जरूरी है। डॉक्टर होना जरूरी है, क्यों ना हो, पर उसको मेडिकल लाइन का नॉलेज होना जरूरी है। फिर तो उसको की डिसीजन लेना है किस चीज के, हॉस्पिटल रिलेटेड अफेयर्स के। डॉक्टर ने उसको सर्जरी नहीं करनी है, बट उसको हॉस्पिटल चलाने के लिए अकाउंटिंग आना होना, इसको कितनी सैलरी जा रही है, ये सब चीजों के लिए एक टेक्निकल बंदा नहीं, एक होशियार एचआरटी बंदा वाला चाहिए। बंदा चाहिए जो उसके पास स्किल हो अकाउंटिंग की। सेम चीज एक इंजीनियरिंग फर्म में डॉक्टर का काम है क्या? नहीं है। उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के अपना टॉपिक रहता है एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स की पहली बात, कोई भी चीज जो किसी चीज के गुड वे में या किसी चीज के रिजल्ट में काम आए, इट्स अ रिसोर्स। सिंपल टर्म्स में, फॉर एग्जाम्पल की मैंने आटा और चावल लिया, भले ही इंडिविजुअल बिन काम किया, बट उन चीज से अगर मैं एक राइस बना लूं, तो वो एक रिसोर्स बन गया, एक बड़ी चीज के इसके रिजल्ट बन गए किसी चीज में। एचआरपी का काम सेम रिसोर्स। और रहा प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब तो सिंपल सी चीज कि तुम उसको फ्रेमवर्क बनाओ एक डेडिकेटेड। फॉर एग्जाम्पल कि तू हायरिंग हुआ तो तू कौन से पोस्ट पे स्टार्ट करेगा, फिर 3 साल बाद तू कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद 2 साल बाद कहाँ जाएगा, तूने स्विच किया तो तू कहाँ जाएगा, तेरा क्या पॉलिसी रहेंगी, तेरे को एग्जिट कैसे देना है, कौन सा डॉक्यूमेंट देने, क्या देंगे, सब चीज का पार्ट आ गया प्लानिंग का, हायरिंग प्लानिंग सब कुछ। अब देख सिंपल सी चीज, एक दूसरी क्या है डेफिनेशन वगैरह तो छोड़ दे। सिंपल सी चीज, द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स एंड डेवलपिंग प्लान टू मेक ऑप्टिमल यूज ऑफ एम्प्लॉय स्किल्स एंड एप्टीट्यूड्स। एज डिफिनेशन बोलती, प्रोसेस कैसी है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमेशा चलती रहेंगी। बरोबर। दूसरा, आइडेंटिफाई डिमांड सप्लाई वाला खेल है, जहाँ पे नीड है किसी अच्छी चीज की, उसको सप्लाई करो ताकि वो बैलेंस बना रहे। वो आउटडेट हो गया बैलेंस, तो तुम्हारी चीज कोलैप्स हो जाएंगे सिस्टम। उसके बाद मेन चीज क्या आती, तो देख इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अब इसके देख ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। अब इतनी मेहनत क्यों करें लोग, पहली बात की देख, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़नी चाहिए भाई, एक आदमी का काम है रिसोर्स प्लान करना। फॉर एग्जाम्पल की तेरे को एक्सेल शीट बनानी है, आज से 10 साल पहले भी एक एक्सेल शीट बनाने के लिए एक ही आदमी लग रहा था। आज के टाइम पे उस चीज के लिए एआई है, तो एक्सेल शीट बनाने का जॉब रहेगा क्या? नहीं। तो मतलब कि अगर समझ ले एक आधी कंपनी में 1000 लोग हैं जो खाली एक्सेल शीट बनाते हैं, वो बिन काम के हो गए, उनको रख के फुकट का पेमेंट देना इज नॉट वर्थ इट। अभी दो चॉइस बनते हैं क्या, एक तो उनको लेवल अप कराओ। लेवल अप मतलब क्या, एआई सिखा के उनको एआई रेडी बनाओ। या तो अगर वो नहीं सीख सकते 40-50 के ऊपर के, तो उनको ले ऑफ कराओ। इन शॉर्ट, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ इसकी कंपनी की, और कंपनी के साथ साथ ओवरऑल एचआरटी की भी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि तू एक बंदा है जिसको एआई आता, बट तू एआई का एक्सेल में एक्सपर्ट नहीं है, तो तू एआई सीख लिया, एक्सेल सीख लिया, अब तू एआई का एक्सेल एक्सपर्ट है। मतलब कि तेरे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। दूसरी चीज आती, अवॉइडिंग मैन पावर शॉर्टेज एंड एक्सेस। शॉर्टेज में एक्सेस क्यों? फॉर एग्जाम्पल कि एक कंपनी को समझ ले 10 लोग चाहिए। अपने बचपन में एक क्वेश्चन आते थे, 10 लोगों ने एक दिन में मिलकर 10 फीट का गड्ढा खोदा, तो 8 लोगों ने कितने दिन में खोदेंगे? वो क्लासिक केस एग्जाम्पल है इस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स का, कि भाई अवॉइडिंग मैन पावर शॉर्टेज या एक्सेस। शॉर्टेज हुआ यानी कि अगर गड्ढा खोदने के लिए 10 लोग चाहिए और 8 लोग ही मिल पा रहे, तो भी प्रॉब्लम है। और गड्ढा खोदने के लिए 10 लोग चाहिए और 12 लोग मिल रहे, तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? 12 लोग मिलेंगे तो तू, तेरे को चूज करना हार्ड होगा कि दो एक्स्ट्रा कौन से अच्छे हैं जो जल्दी खोद पाएंगे। और 8 लोग है तो तेरे को निकम में होंगे, तो भी देखो उनको ही काम देना पड़ेगा, क्योंकि तो बाकी 12 है तो पैसा भी ज्यादा लग रहा है और करेक्ट, रिसोर्स भी ज्यादा जा रहे हैं कंपनी के। और 8 है तो रिसोर्सेज ज्यादा उतने ही जा रहे हैं, बट प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। क्यों? तो पता चला वो 8 में से ऑलरेडी 4 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खोदते, खाली खड़े रहते फावड़ा लेके। ठीक है। उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, तीसरा, इम्प्लीमेंटिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज। मैनेजरियल एक्टिविटीज मतलब क्या, मैनेज करना चीजों। फॉर एग्जाम्पल की प्रोजेक्ट जैसा इम्प्लीमेंट होता, पहले अपन कोर ग्रुप बनाते, बजट डिसाइड करते, कितने लोग काम करेंगे, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता मैं, इसको स्किप कर। फिर इधर साइड फिर से इवेल्युएटिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, व्हिच सेम फर्स्ट पार्ट कि भाई गड्ढा खोदने के लिए फावड़ा कितने लगेंगे, जेसीबी लगेंगे तो कितने लगेंगे, जेसीबी वाले को पैसा कितना देना है, अगर जेसीबी नहीं मिल रही तो फावड़े कितने लेना, फावड़े लिए तो कितने फावड़े का रेट देना।
ये सब कौन काम करेगा? एचआरपी के अंडर ही आएगा। क्यों? अपने केस में उसका एग्जांपल क्या होगा? फॉर एग्जांपल कि एक एम्प्लॉय जब ज्वाइन करा तो उसको एक लैपटॉप देना है, एक माउस देना है, एक गुडी बैग देनी है। हाँ ये तू डिसाइड नहीं कर रहा, ऑलरेडी एचआरपी प्लानर ने डिसाइड कर रखा है कि ये कंपनी के ये बंदे को एक आई कार्ड मिलने वाला है, एक बैंड मिलने वाला है, एक एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, कितना आएगा, कितना किलोमीटर के लिए कितना पैसा देना है, ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड है। ये सब क्यों जरूरी है? तेरे पेमेंट के अलावा वो सब कॉस्ट कौन बियर कर रहा है? तेरा एम्प्लॉयर। तो वो अगर एक्सीड हो गया, एक लिमिट के ऊपर चला गया, तो कंपनी को चलाना मुश्किल हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि तेरी कंपनी को उठ के बोला कल बेसिकली इट इज व्हाट अमाउंट शुड बी यूज स्पेंट ऑन दैट एम्प्लॉय या फिर रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल तेरे को बोला कि तेरे को गरज है लैपटॉप की, सादे फालतू लैपटॉप की, और तेरे को मैक दे रहे उस चीज के लिए, तो कंपनी का रिसोर्स वेस्ट हुआ। हाँ। तो वो मैक किसी ग्राफिक डिजाइन को मिलना चाहिए, या फिर किसी हाई प्रोसेसिंग पावर वाले काम। एक्सेल शीट बनाने के लिए मैक यूज करने वालों को काम का नहीं है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनी सस्ता सस्ता लैपटॉप देती है। हाँ लेनोवो, इसके अमके डमके वाले जो लो कॉस्ट देते हैं, हाई परफॉर्मेंस लेकिन लो कॉस्ट। एचपी के देते हैं। एचपी के, ठीक है। उसके बाद मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, ये तो बात की बात है, सिंपल सी चीज की। लोग खुश रहे तो काम अच्छा करेंगे, इसलिए उनको पेपर करते रहो, उनको फालतू इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। उसके बाद देख, इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ हायर। क्वालिटी ऑफ हायर चीज देख, कितनी सिंपल चीज है। हर कंपनी को चीज पता होती है कि जब वो कोई चीज कर रही है तो उनको ये मालूम है कि इसमें से आधे लोग फालतू निकलेंगे। हाँ ये चीज वो पकड़ के चलते हैं। बट ये चीज के साथ में एक और चीज का फैक्टर क्या रखते हैं? क्वालिटी ऑफ हायर। फॉर एग्जाम्पल की जो 50 बचने वाले हैं ना, उसमें से जो बचेंगे वो हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। पॉइंट समझ रहा? 100 की हायर, उसमें से 50 जनरली उनको मालूम है। हाँ बट ऐसा ना हो कि जो अच्छे 50 है वो चले जाए, बेकार 50 रह जाए। कंपनी का मोटो क्या होता है कि जो 50 बचेंगे या 50 परमानेंट होंगे, वो ऐसे लोगों जो एटलीस्ट 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल कंपनी के साथ काम करे, ताकि उनका एक ग्रोथ हो, ठीक है। उसके बाद की चीज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, देख रिपीट रिपीट हो गया, वो छोड़। ग्रोथ ग्रोइंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब देख, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ग्रो क्यों करना है मेरे को बता। अगर समझ ले, दो किसी ने बोला कि दो कुएं खोदने हैं या दो कंपनी खड़ी करनी है रातों रात, और तेरे पास बेस्ट टैलेंट है जो फटाफट फटाफट बना के दे सकते हैं। अब वो टैलेंट की कदर कब होगी? जब वो कंपटीशन है, वरना वो बेस्ट काम करने वाले कोई पूछेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि तेरा अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है और तू एक टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, तभी तू बोल सकता था मेरे को कि 50% हाइक चाहिए। वरना तू बोल ही नहीं सकता कि हाइक हाइक दे मेरे को करके, वरना तू लाचार हो जाएगा तेरे करंट कंपनी में ही। जो दे रहे वो ले और रख। इसीलिए एचआरपी के अंदर का एक फायदा ये भी कि क्योंकि तुम्हारे लिए हमेशा, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो एक बंदा बैठा है जो तुमको हायर करने के लिए हमेशा रेडी है, गिवन दैट कि तुम एक ग्रोथ में, एक स्किल में तुम एक लेवल तक ग्रो कर चुके हो। जैसे कि अगर किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसका स्किल कुछ भी नहीं है, तो उसको कोई हायर नहीं करेगा। बट कोई 1 साल का एक्सपीरियंस वाला जिसको एक स्किल में एक्सपर्ट लेवल आता है, तो उसको पैकेज ज्यादा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद की चीज है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरपी। वो देख, वो सिंपल सी चीज, राइट नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए कंपनी में हमेशा। उनका स्किल्स और जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब रिक्वायरमेंट तीनों सेम होने चाहिए। मतलब क्या? उनको अगर बोल के लाया इंसान होना, जो इंसान होना वही पाइथन रहेगा डेवलपर चाहिए, तो पाइथन वाला बंदा चाहिए। हम्म। पाइथन के लिए जावा काम करनी है, जावा के लिए पाइथन काम करनी है। बट अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि अपने आप पे खाली अपन सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर करते, टेक्नोलॉजी उसको सभी सीखनी पड़ती। क्यों? क्योंकि अगर उसको खाली पाइथन के लिए हायर किया और समझ ले क्लाइंट का प्रोजेक्ट जावा पे रहा, तो तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। और अगर क्लाइंट का प्रोजेक्ट पाइथन पे है और तेरे को जावा आती, तो उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा इंश्योर करो कि जॉब रिक्वायरमेंट और पर्सन की स्किल हमेशा मैच होती रहे। और अगर मैच नहीं हो रही तो उसको क्या करना है? एम्प्लॉय को एनहांस करना है, मतलब एनहांसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट। उसको सिखाओ कि भाई तेरे को अभी एआई सीखना है, तेरे को अभी पाइथन सीखना है, तेरे को अभी पाइथन प्लस जेंगो सीखना है। लेवल लेवल अलग अलग होगा। तीसरा, फॉरकास्ट फ्यूचर एचआर। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। वो बंदे को उसी टाइम पे एक भी सोच के चलना है कि समझ ले अगले साल 10 लोग का बॉन्ड भर रहा है जिनका 3 साल का बॉन्ड था, तो ये पकड़ के चलता है कि 10 के 10 छोड़ेंगे। सो दैट कि अगर इन्होंने छोड़ा तो इमीडिएटली 2 महीने में उनका नोटिस पीरियड खत्म, मतलब कोई दूसरा आके ज्वाइन कर ले। ये जो नोटिस पीरियड का जो सीन है, ये इसीलिए होता है ब्रॉडकास्टिंग कि तुम जब नोटिस देते हो तो कंपनी का एचआर एक्टिवेट होता है कि भाई जो पड़ी है अपने पास लिस्ट, उसमें से 2 को बुलाना है, तो 2 लोग छोड़ के जा रहे हैं। और लास्ट पॉइंट, सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी। अब देख, किसी कंपनीज का एक हमेशा स्ट्रेटेजी होती है। फॉर एग्जांपल की कुछ कंपनीज का रूल होता है कि हम बहुत कम एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, बस बहुत टैलेंटेड कंपनीज को हायर करेंगे।
किसी का होता है कि हम मास भर्ती करेंगे और मास ले ऑफ करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ टाइम पहले तक टीसीएस को लोग सरकारी नौकरी बोलते थे, हाँ। रीजन बीइंग कि एक बार हायर हो गए, कुछ करो मत करो, फायर तो नहीं होंगे, ले ऑफ तो नहीं हम्म। होंगे, बट उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी हम्म। क्यों, तो उनको कॉस्ट नहीं परवड़ रही। हम्म। सेम चीज 5 साल से कोई एक बड़ी इन्फोसिस जैसी कंपनी मास लेवल पे हायरिंग नहीं कर रही, असेंचर हो गया, ये क्यों हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी चेंज हो गई। ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि 1000 लोग लेने हैं तो उसको रेडी रहना है 1000 लोग को लेने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि 1 लोग लेना है तो एक के लिए लेना है, फिर उसके लिए 1000 बंदे देखने पड़े, 10,000 देखने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया तेरा ऑब्जेक्टिव। अब उसका ग्राफ देख, नीचे बहुत प्यारा है, एक डायग्राम है। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, 3। अट्रैक्टिंग, डेवलपमेंट, रिटेनिंग, यही तेरा आंसर है। ये बना के बाकी सब लिखना नीचे। क्यों? अट्रैक्टिंग मतलब क्या, बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करो, उसको डेवलप करो और उसको फिर रिटेन करो। अब अट्रैक्टिंग टैलेंट में जरूरी है कि वो 100% एक्सपर्ट हो। तू 50% भी है तो को पॉलिश करके यानी कि डेवलपिंग में अपन 100 कर सकते हैं, लेकिन रिटेन करना जरूरी है फिर। अब इसका आंसर एक कॉलेज के स्टूडेंट के हिसाब से देख, फ्रेशर के हिसाब से। तेरे को कॉलेज में कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, तू फास्ट लर्नर है, तेरे को भले ही थोड़ी थोड़ी बेसिक कोडिंग आती है, तेरे को हायर कर लेते हैं। कट टू डेवलपिंग में तेरे को वो पूरी कोडिंग सिखा देंगे, तेरे को कैसे मैनेजर से बात करना है, ईमेल कैसे लिखना है, सब सिखा देंगे। उसके बाद आएगा इंटरेस्टिंग बार रिटेनिंग, फिर वो तेरे को एक बॉन्ड लिखवाएंगे 6 महीने 12 महीने कि भाई कम से कम 12 महीने तो तू कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि तेरे पे अपने खर्चा किए। अब तेरे को 12 महीने हमसे काम ही करना है। समझा क्या? अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग और रिटेनिंग। अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग और रिटेनिंग, और बाकी सब चीजें ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे। ये डायग्राम बनाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, उसके बाद आया सिग्निफिकेंस ऑफ एचआर। फिर से वही चीज रिपीट हो रही है, क्या? हेल्प्स इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। क्यों? रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में हेल्प कैसे कर रही है वो चीज? ये तो वो एचआरपी वाले का ही काम है, भाई किसके लिए जॉब ढूंढना है और किसको जॉब देनी है। उसके बाद लेबर कॉस्ट कम होगा। लेबर कॉस्ट कैसे कम होगा? लेबर मतलब क्या होता है, सिंपल सी चीज, श्रम। श्रम, मेहनत। एक काम में कितनी मेहनत लगेगी, अब इसका कॉस्ट कैसे कम होगा? क्यों, तो तो अपन उसके एक्सपर्ट ले रहे हैं, उसी काम के एक्सपर्ट। डेडिकेटेड स्किल मैचिंग वाले पर्सन को ले रहे हैं। वो फॉर एग्जाम्पल की देखो 100 वर्ड टाइप करने, टाइपिस्ट को बोलूंगा तो वो 1 मिनट में खत्म कर देगा, 10 सेकंड में खत्म कर देगा। लेकिन अगर किसी आंडू पांडू को बोला तो कितना टाइम लगेगा, तो 4-5 मिनट कीबोर्ड में एच दिखेगा, ए दिखेगा, बैकस्पेस दबाएगा, 3-4 बार दबाएगा। इससे क्या हो रहा? मेहनत वाया जा रही। मेहनत का लॉस इज पैसे का लॉस, पैसे का लॉस इज कंपनी का लॉस। ये सिंपल सी चीज। उसके बाद प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये चीज तो कॉमन कॉमन पॉइंट है। सपोर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फिर से कॉमन पॉइंट आया। अब लास्ट चीज है मिटिगेट रिस्क ऑफ रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज। रिस्क कौन से आएंगे? रिस्क सिंपल सी चीज है भाई, मिटिगेटिंग रिस्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज सिंपल। सारी सी चीज की, कभी भी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय गचक सकता, कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय स्विच मार सकता, कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय कभी डिसेबल हो सकता, कभी गाँव जा सकता, कभी घर पर मैयत हो सकती, कुछ भी हो सकती। ये सबका पार्ट एंड प्ले पार्सल भी कौन कर रहा है? एचआर, मतलब एचआरपी। लाइक कंसिडरिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ एवरी फैक्टर, एवरी फैक्टर जो एक जॉब के कंप्लीशन को अफेक्ट करेंगे। किसी का जॉब छोड़ना, किसी का टीम स्विच करना, या इवन कंपनी का लैपटॉप फूटना, ये भी उसके अंडर है। तो उसका काम है दूसरे को दूसरा लैपटॉप भेजना कि भाई ले और लेकिन काम कर। समझा? और ये रहे उसकी सेम टू सेम डायग्राम। अब इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? रेजिग्नेशन एंड रेगुलेशन। रेजिग्नेशन रेगुलेशन क्या है? हर कंपनी, हर कंट्री, हर एरिया के रूल रहते हैं। 48 घंटे काम करना है, कहीं पे फ्राइडे या सैटरडे के बाद आप कॉल नहीं, फ्राइडे इसके हर शाम को एक सर्टेन टाइम, ऑस्ट्रेलिया में आप शाम को, ऑस्ट्रेलिया नहीं, नॉर्वे या ऑस्ट्रेलिया में कहीं तो कंट्री में आप शाम को 6 बजे के बाद ऑफिस के कॉल नहीं कर सकते, किया तो कंपनी पे केस होगा। एचआर मैसेज तक नहीं कर सकता। पॉश पॉलिसीज होती है, ये सब किसके अंदर आया? तो रेगुलेशंस के अंदर, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन के अंदर, कि भाई कंपनी में सेफ एनवायरनमेंट हो, हमेशा एक नियम कायदे के अंदर काम चले। उसके बाद कम्पिटेटिव बिजनेस, तो फिर से वही चीज समझ गया। तो उसके बाद ग्रोथ ऑफ सर्विसेज इकोनॉमी। क्यों ये क्यों हो रहा है? ह्यूमन हमेशा सर्विस देने का काम है। ह्यूमन प्रोडक्ट बनाते हैं बट वो भी एक सर्विस है। कैसे? ह्यूमन फोन बना रहे हैं लेकिन उसके लिए भी एक इंजीनियर लगेगा जो अपना दिमाग लगाएगा, तो वो सर्विस दे रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ये फालतू चीजें हैं। अब आया लास्ट पॉइंट, से नेक्स्ट पॉइंट, नीड फॉर एचआरपी। ये नीड क्यों है पूरे इसके सिस्टम की? टू पहली चीज मैनेज एंड फोरकास्ट एवरीथिंग। करेक्ट। दूसरा, भाई जो अपन ने इसके बारे में सिग्निफिकेंस पढ़े ना, वही चेक नहीं इधर क्या। तो भाई देख, टेक्नोलॉजिकल
चीजों डेवलपमेंट के साथ हमेशा कंपनी सेम टू सेम चले, नेक टू नेक, कि एआई अडेप्ट करे एआई उसको। अडेप्ट करते चले, अडेप्टिंग द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। दूसरा, स्क्रीनिंग, इंश्योरिंग द सक्सेशन प्लान। सक्सेशन प्लान मतलब क्या, कि एक बंदा मैनेजर कितने साल में बनेगा, मैनेजर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सीईओ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एमडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि स्मूथ चलता रहे, बेस्ट टैलेंट ऊपर जाता रहे, हाँ कच्चा ना जाए। उसके बाद क्या, लीगल और रेगुलेटरी चीज फिर से। उसके बाद सबसे मेन चीज, मार्केट के हिसाब से पूरा का पूरा एचआरपी प्लान होना चाहिए। क्यों, पता चला मार्केट में जरूरत है 10,000 कंपनीज की, तुम्हारा एचआरपी ने 1,000 बंदे हायर किया लेकिन बेस्ट किया, स्टिल वो काम नहीं कर सकते, कि तो 10,000 बंदे का काम 1,000 बंदा कर ही नहीं सकता। एक आदमी 10 लोग का काम नहीं नहीं कर सकता, करवाते वो अलग बात है, लेकिन कर नहीं सकता। उसके बाद ये देखो, उसका ये डायग्राम सेम टू सेम, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सरप्लस ऑफ लैक ऑफ पर्सनल, ये फालतू चीज, ये सब सेम चीज है, ठीक है। अब आया बात का पॉइंट, मॉडल्स ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी। अब देख, मॉडल्स क्यों जरूरी होते हैं, देख क्या चीज होती है ना, कि जब भी अपन एक कोई भी मॉडल बनाते हैं, मॉडल इज समथिंग विच इज यूज्ड टू स्टडी अ बिग डेटा और बिग सम, एक कोई भी बिग चीज को इम्प्लीमेंट करना हो, उसको सिस्टमैटिक वे को मॉडल की होती बिस्लरी प्लीज स्पॉन्सर। है। मतलब बिस्लरी का एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसमें बिस्लरी को अगर अपना धंधा चलाना है तो उसको एक मॉडल बनाना है। मॉडल कैसा, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, सब कुछ वो बना है क्या अब तक, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया है क्या अब तक, नहीं, लेकिन उनको मॉडल बनाना है। क्या मॉडल में क्या आएगा, कि सप्लाई कौन चेन बंदा कहाँ से, मैं मॉडल कितने में बनेंगी, फिर ये कौन लेके जाके देगा, फिर वहां से कौन लेके जाके देगा, दुकान में कैसे रखना है, पैकेज के बॉटलिंग कैसी होगी, सब 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 ये आ गया एक मॉडल। दूसरा मॉडल क्या आएगा, ब्रांडिंग कैसे करनी है, कौन सी हीरोइन देनी है, क्या टैगलाइन रखनी है, दूसरा ये। तीसरा क्या, कंपनी में कोई अगर बैड पीआर हुआ उसको कैसे हैंडल करना है। ये सब चीजें मॉडल से स्टडी करेंगे, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को स्टडी करना तो फिर से मॉडल का यूज करो। इंडस्ट्री में अलग अलग मॉडल्स यूज होते हैं, जिसको अपन इसमें शॉर्ट टर्म में देखेंगे। अब देख, पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटजीज, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, बीसीजी मैट्रिक्स, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश फ्लो, डॉग्स, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंट। अब ये आगे आगे एक्सप्लेनेशन में बताते हो सब सब चीज का। अब देख, ये सब मॉडल्स बेसिक बेसिक है, इससे बहुत सारे मॉडल्स हैं, बट ये 4 अपने सिलेबस में है। अब देख, पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटजीज, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। अब देख, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लोअर कॉस्ट, डिफरेंशिएशन, ब्रॉड टारगेट, नैरो टारगेट, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट फोकस, डिफरेंशिएशन फोकस। एक प्रोडक्ट का क्या इम्पैक्ट आएगा एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, ये सब का स्टडी है इस मॉडल से। तो कैसे, कि कॉस्ट लीडरशिप मतलब क्या, कि भाई एक चीज को डेवलप करने में कितना कॉस्ट जाएगा। ऐसा ना हो कि कॉस्ट बहुत सस्ता बहुत महंगा जाए और तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो बट वो खरीदे नहीं। दूसरा, डिफरेंशिएशन, बाकियों से मेरा प्रोडक्ट कितना अलग है, हटके क्या बना रहा मेरी चीज को। और कॉस्ट फोकस क्या, कॉस्ट फोकस क्यों, कॉस्ट फोकस इसलिए कि भाई कॉस्ट ही सब कुछ है, मेरे को परवड़ना तो चाहिए उसके नेसेसिटी से ज्यादा भी ना हो और उसके गरज से कम भी ना नहीं हो, तो उसको वैल्यू नहीं करेगा वो। और लास्ट इज डिफरेंशिएशन फोकस। ऊपर की दो चीजों पे फोकस में जब अपन एक टारगेटेड चीज के लिए करते तो वो स्ट्रैटेजी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, कि जब कोई बड़ा ग्रुप कैटर करना है तो अपन किस चीज पे जा रहे हैं, कॉस्ट लीडरशिप में और डिफरेंशिएशन में। लेकिन किसी छोटी चीज को टारगेट करना है, किस में जा रहे हैं, कॉस्ट फोकस में और डिफरेंशिएशन फोकस में। अब आया बीसीजी का मैट्रिक्स। बीसीजी क्या है, बीसीजी एक वर्ल्ड की टॉप 4 में से एक कंपनी है, जिनको बिग 4 बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म है बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। इनका काम क्या है, कि ये लोग कंसल्ट करते हैं बड़े बड़े कंपनीज को, फर्म्स को, प्रॉब्लम सॉल्व करने में। उनको जो दिक्कत आई, ये अपने एक्सपर्ट बंदों को बैठाते हैं, जो मोस्टली आईआईएम ग्रेड्स होते हैं, बड़े बड़े एमबीए ग्रेड्स होते हैं। वो लोग अपना दिमाग दौड़ाते हैं और एक आंसर देते हैं। जरूरी नहीं होता कि हर बार इनका दिमाग सही चले। इन्होंने जितने सक्सेस स्टोरी होते हैं, इनकी फेलियर स्टोरीज भी है। क्योंकि आफ्टर ऑल ये लोग धंधा खुद नहीं बनाते, ये लोग केवल राय देते हैं अच्छे से। एक बहुत फेमस इंसिडेंट है, नाम भूल गया मैं उस बंदे का। उसको 30 साल का कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस था, और जब वो उतरा उसका खुद का धंधा फेल हो गया। लेकिन उसके जो 30 साल के इसमें जो उसके एडवाइजरीज थे, दे वर लाइक टॉप इन द वर्ल्ड। अभी जितने बड़े बड़े फाउंडर्स है, ये सब आईआईएम के पास आउट, कभी ना कभी कंसल्टेंट रहे अपने लाइफ। इनका मॉडल देख, सिंपल सी चीज है, डॉग्स, कैश फ्लो, क्वेश्चन मार्क, स्टार्स। अब मेरे को ये मालूम नहीं, इसलिए मैं तेरे को पढ़ाऊंगा नहीं, गलत नहीं पढ़ाने की।
1950 के आसपास, इसको ये करना है, क्रिएट करना है। ठीक है, अब आया स्वॉट। स्वॉट इज वेरी इजी। स्ट्रेंथ, वीकनेस, Weakness, अपॉर्चुनिटी opportunity, एंड थ्रेट। एक किसी भी प्रोजेक्ट में क्या स्ट्रेंथ लगेगी, क्या वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटी, क्या थ्रेट्स है। सब लोग स्ट्रेंथ अच्छे से लिख लेते, वीकनेस अच्छे से लिखते थे, अपॉर्चुनिटी अच्छे से लिखते थे। थ्रेट्स में कहा होता, थ्रेट्स मतलब वो प्रोजेक्ट को क्या आगे जाके ये आएंगे। बड़े अड़थड़े आएंगे, उसको ठीक करने से ज्यादा वो वीकनेस में नहीं, जो क्लियर क्लियर हार्म कर सकते कंपनी, ये डैमेज दे सकते, परमानेंट डैमेज, ये डेटा लीक एंड ऑल। डेटा लीक एंड ऑल, वो उसमें करेक्ट। ठीक है, अब व्हाट आर योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस अपने एमबीए के पर्सपेक्टिव से। स्ट्रेंथ में पहला कि कॉम्पिटिटर का एडवांटेज क्या है, तुम तेरा खुद का अपना, मेरा प्रोडक्ट है कोई, उसका दूसरे से क्या अलग चीज अच्छी है, उसको कितने रिसोर्स लग रहे और वो कितना अच्छा चले, ये है तेरा स्ट्रेंथ। वीकनेस में उसको मैं कितना अच्छे से इम्प्रूव करूँ, वो कम क्यों चल रहा है, और तीसरा कि उसमें क्या ऐसी चीजें जो लैक हो रही है। अपॉर्चुनिटी में कोई टेक्नोलॉजी ऐड करो क्या, कोई नया ब्रांडिंग करो क्या, कोई नया पीआर करो क्या, कुछ नया ऑपरेशंस बनाओ क्या, कुछ नया सेगमेंट ऐड करो क्या, कुछ नई मतलब कुछ ऐसी चीज करो जिससे कि चीज इंप्रूव हो फ्यूचर में, अभी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझे आगे चल के चीज को अच्छा करना है तो मैं कैसे करूँ, जैसा मुझे अभी रिकॉर्ड करना है, मेरे पास रिसोर्स आएगा, स्ट्रेंथ में मोबाइल है, वीकनेस में ये है कि लाइटिंग वाइटिंग ठीक नहीं है, अपॉर्चुनिटी में क्या आएगा, माइक। इफ आई बाय गुड माइक इट विल बी हेल्पफुल, उसके बिना भी काम चल रहा है, बट उसको वन लेवल अप कैसे करो। और थ्रेड्स में वही रेगुलेशन चेंज हो रहे, क्या पता चला कल चल के उठ के गवर्नमेंट ने बोले कि ड्रीम 11 बैन, एक दिन कंपनी में खत्म। ठीक है, व्हाट आर कॉम्पिटिटर डूइंग, कंपटीटर क्या कर रहे हैं मेरे, समझ ले, अगर मैं वो रिलायंस, मेरा कंपटीटर क्या कर रहा है, वो कपड़े बेच रहा है स्टूडियो, तो मैंने भी ट्रेंड में अपना लगा दिया है जेन जी या जेन डी करके कुछ, जो कपड़े बेचेंगे। हाउ आर कस्टमर्स ट्रेंड चेंजिंग, कस्टमर के बिहेवियर और ट्रेंड कैसे चेंज हो रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, ये पता होना चाहिए हमेशा। ये थ्रेट क्यों है, पता चला तू लेके आया 10,000 जोड़ी जूते और लोगों ने चप्पल पहनना चालू कर दिया, तो तेरा तो धंधा तो खत्म हो जाएगा ना। फिर आया प्रोसेस ऑफ स्वॉट एनालिसिस, डिटरमाइन योर ऑब्जेक्टिव, गैदर रिसोर्सेस, कंपाइल आइडियाज, रिफाइन फाइंडिंग्स, डेवलप स्ट्रेटजी। समझा, पहला ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, दूसरा उसके लिए रिसोर्सेज जमा करो, तीसरा उस आइडियाज को कंपाइल करो, उसको रिफाइन करो, और आखिर में डेवलप बनाओ स्ट्रेटजी। अब देख सक्सेस, हाउ कैन वी सक्सेस, ये छोड़ दे। पेस्टल क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। बराबर। अब देख, एक कोई भी कंपनी जब बड़े लेवल पे काम करती है ना, तो उसको एक ही लेवल, एक ही एस्पेक्ट से अपना खुद के बारे में नहीं सोचना होता है, दे हैव टू गो इन मल्टीपल फोल्ड्स ऑफ थिंकिंग। क्यों, तो देख, एक किराने की दुकान एक एरिया में भी रही तो उसका एक लोकेशन, उसका एक इकोनॉमिक फैक्टर, इसका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सब चीज होती है। बेस्ट एग्जांपल आएगा इसका, बहुत घटिया सा एग्जांपल, जो कि है पांचो या फिर बार का पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था छोटे एरिया में। बार के आसपास यूजुअली ऐसे लोगों से रिलेटेड होता है जो बहुत पावरफुल होते हैं पॉलिटिकली, कि तो उनको कंप्लायंस में इशू नहीं चाहिए, कोई पुलिस वाला के तंग नहीं करना चाहिए। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, कि कितना कमाई हो रही, क्या इम्पैक्ट पड़ता, सोशल इम्पैक्ट पड़ता है उसका एक, बार के आसपास कोई घर नहीं लेना चाहता, कितना भी अच्छा हो बार, और घर नहीं ले सकता, तो उसको फटी पड़ी रहती, कुछ भी हो सकता है, दो डीपी चल सकती करके। टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसका है कि तो बाहर में भी स्मार्ट होना चाहिए, बाहर भी कुछ का इनोवेशन ला सकता ना, कि दो सर रोबोट दारू बेचेगा आपको, रोबोट वेंडिंग मशीन, ऑटोमेटिक दारू वेंडिंग मशीन, कुछ भी हो सकता। लीगल कंप्लायंसेस होते हैं उसके कुछ, ये परवाना लाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। कल चल के गवर्नमेंट ने बोल दिया, जैसा एक साल बोला था कि हाईवे से 10 फीट के अंदर के, 200 फीट के अंदर के सब बंद, सब उसके लिए हैक निकाल लिए, ये सब सर्विस लेन। एनवायरमेंटल हैक क्या है कि एनवायरमेंट को इफेक्ट करता है, ये होता है पेस्टल अमाउंट। पेस्टल अमाउंट क्या, एनवायरमेंट में क्या हैक करता है, दारू की दुकान से, भाई एनवायरमेंट की पानी खत्म हो, जितना पानी एक बॉटल दारू बनाने में जाता है उतना बहुत पैसे जाता है, क्योंकि उसके लिए तुम मोलासिस करना है, शुगर केन लाना है, ये लाना है, वो लाना है, पानी पॉल्यूट बहुत होता ये। अब इसका पढ़ेंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर उसमें कुछ होगा तो, इसमें नहीं है, लेकिन अभी देखिए इसका जो मैंने बोला उस सबका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। क्या पॉलिटिकल मतलब, क्या पॉलिटिकल इश्यूज क्या आते हैं, रेगुलेशन इश्यूज, पॉलिटिकल ट्रेंड्स,
और लीडरशिप। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया में पता चला 2029 में मोदी हार गया, तो तेरे को लगता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करेगी उसी स्पीड से इन्वेस्ट करेंगी? नहीं, वो हाथ रोकेगी, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि आने वाली सरकार क्या करेगी। ऐसा नहीं कि उनको भरोसा नहीं है उनको, लेकिन उनको बिहेवियर नहीं पता उनका बिहेवियर किसके सपोर्ट में है, उस हिसाब से इन्वेस्ट करेगी। करेक्ट, इसलिए वो रुक जाएगी। लेकिन उस चक्कर में जो जॉब्स है वो तो चली जाएंगे उतने लोगों की। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर, वही इकोनॉमिक फैक्टर में क्या है, एक्सचेंज रेट्स, पॉलिसीज, कल्चर के बोल दिया 28% से 18% जीएसटी, या बल्ले बल्ले सीधा सीधा काय सस्ती सब सस्ती, इसकी कार उतने की टैक्स कम हो गया। ठीक है। सोशल फैक्टर्स क्या, अब मेरे को बता, एक कंपनी है चेन्नई की जिसमें पूरे साउथ तमिल स्पीकिंग लोग हैं, कोर तमिल स्पीकिंग लोग जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, खाली तमिल में, और कोडिंग भी लोग खाली कर लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते इंग्लिश, मातृभाषा तमिल है उनकी। उनको नागपुर में प्रोजेक्ट मिला है कि भाई तुमको यहाँ पे डेटा सेंटर बनाना है। वो कंपनी चाह के कुछ नहीं बना पाएगी, क्यों, तो यहाँ के वर्कर को कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। वो इन्ना इल्ले बोलेगा बस खत्म, और अपना वाला बंदा बोलेगा सर समझत नहीं, मैं क्या करूँ, ऐसी चीज। सोशल, वही चीज फिर से हो गया। टेक्नोलॉजिकल, जो देखो बोला टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट क्या हो रही, जमाना चला गया अभी मेमोरी कार्ड का। अब तुम मेमोरी कार्ड की फैक्ट्री लगाओगे और कंपनी को बोलेगे मेमोरी कार्ड की फैक्ट्री लगाओ सर, बहुत चलेंगी, कोई नहीं लगाने वाला। यूएसबी की फैक्ट्री लगाना पड़ेगा आज के जमाने में, क्लाउड के जमाने में नहीं। 15 GB का तुम्हारा फोन में तुमको मिल रहा क्लाउड पे, ठीक है। एनवायरमेंटल वही, और लीगल तो तुमको पता है, यानी कि पॉलिसीज, गाइडलाइन सब कुछ आ गया, कोर्ट केस सब कुछ। फिर आया स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक एचआर एंड प्लानिंग। अब देख, एक ऑफ द टॉपिक एग्जांपल देता मैं इसका, जो देखो इजीली याद रहे। 2000 के टाइम पे टाटा मोटर्स ने एक कार लॉन्च करने का सोची, विच वाज नैनो। नैनो का नीड क्या था उनका, सिंपल सा, गरीब सेक्टर को केटर करे। करेक्ट। तो उसका सोशल एस्पेक्ट क्या था, अफोर्डेबल कार फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। जिन लोग का घर कम में चलता उनको के लिए अफोर्डेबल कार आनी चाहिए। इंटेंट अच्छा था, सोशल वाला टिक हो गया, बरोबर। अब उन्होंने उसमें स्टडी क्या किया कि लोग 1 लाख रुपए तक कार खरीदेंगे, ये भी टिक हो गया, सोशल में ही आ गया ये, ठीक है। अब आया पॉलिटिकल में, सोशल इकोनॉमिक क्या फैक्टर है उसका, कंपनी की ऐसी प्राइस रखो कि सब खरीद सके, विद इन बजट था, इकोनॉमिक भी डन हो गया, प्लांट भी लगने वाला था, सब ठीक था, कॉस्टिंग भी निकाली उन्होंने, उनको पता चला हाँ अपन इसके लिए पैसा डाल सकते हैं, इसमें ट्राई करके देख सकते। टेक्नोलॉजिकल, उन्होंने फिर एक बजट डिसाइड किया, लेट्स से अभी के लिए 10,000 करोड़ पकड़ते कि 1000 करोड़ पकड़ते, 1000 करोड़ का प्लांट लगाएंगे, इकोनॉमिक डन हो गया। टेक्नोलॉजिकल में उन्होंने क्या बोले, एक नया टाइप का इंजन डिजाइन के, सिंगल पिस्टन का इंजन जो कि काम अच्छे से करेगा। टेक्नोलॉजिकल डन। इन्वायरमेंटल में डन हो गया था उनका क्या, तो उन्होंने वेस्ट बंगाल में जगह देखी है, इसमें उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ खराब नहीं हो रहा था, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सब प्रॉपर जगह थी, कुछ पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने बोला ओके, लीगल सब ओके था। यहाँ पे देखो उनका खेल क्या हुआ, पॉलिटिकल नहीं मैनेज कर पाया वाला। उस टाइम पे थी लेफ्ट की सरकार, इन लेफ्ट है कांग्रेस की थी इन वेस्ट बंगाल। तो ममता दीदी जो भी अभी करंट प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है वहाँ की, उन्होंने वहाँ पे पॉलिटिकल मूवमेंट बनाया, जिसका था कि मैं जगह का नाम भूल गया है, वो यहाँ पे फैक्ट्री करने वाली थी वेस्ट बंगाल में। वो फैक्ट्री उठा के उनको शिफ्ट करनी पड़ी रातों रात गुजरात, मतलब बहुत छोटे स्पैन में। तो वहाँ पे लोग तोड़ फोड़ के अंदर फैक्ट्री जलाने के लिए आ गए थे, हमारी जगह नहीं ली, भड़का दिया था उनको कि तुम्हारा जंगल झपटा हत्या लेंगे बोल रहे ये लोग कार के फैक्ट्री से। ये आज के एग्जाम्पल कि अगर एक फैक्टर भी तुमने गलती से गलत मिसजज कर लिया, उसका सोल्यूशन तुम्हारे पास नहीं है कि मैनेज कैसे करना है, तो तुम्हारा पूरा ऑर्डर फेल हो सकता, सब चीजें फेल हो सकता। अब टाटा के पास क्या नहीं था, सोशल फैक्टर्स में टाटा का नाम था, ट्रस्ट था, लेकिन स्टिल वो कन्विंस कर पाया क्या लोकल लोग को नहीं कर पाया, पॉलिटिकल नहीं ये कर पाया, टैकल नहीं ठीक है, कल्चरल और पॉलिटिकल इश्यूज। ठीक है। अब स्टेप इन स्ट्रेटेजिक एचआर प्लानिंग। क्या स्ट्रेटेजिक एचआर मतलब क्या होगा, स्ट्रेटेजी बनाना, करेक्ट, किसकी, एचआर प्लानिंग। ठीक है। अब हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, फॉर्मुलेट। ठीक है। असेसिंग द करंट कैपेसिटी, एचआर कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। फोरकास्टिंग द रिक्वायरमेंट, पहले पता चला करो कि अभी कितना है, आगे लगने कितना वाला है, फिर दोनों का गैप देखो, बरोबर। फिर गैप के हिसाब से स्ट्रेटेजी बना, ताकि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल
सफल हो और उसको इम्प्लीमेंट करो और उसको मॉनिटर और एवेल्युएशन करो। क्या करो, करंट को स्टडी करो, फ्यूचर में कितना लगेगा वो स्टडी करो, दोनों का गैप देखो कितना है, गैप के हिसाब से अपने करंट स्कोप डेवलप करो, एक्सेस करो और मॉनिटर करो, खत्म। ठीक है। और ये सब क्यों जरूरी है, इसमें तो एक सिंपल सी चीज रहेगी, क्या, एचआर प्लान क्यों इम्प्लीमेंट करना उनको हर बार, गैप के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल की गरज नहीं है और तुमने फालतू में 10,000 लोग हायर करके ऑफर लेटर बांट कर रख दिए, समझो गैप थी 500 लोग की गैप थी, वो चक्कर में 10,000 लोग को अगर बांट के रख दिए ऑफर लेटर, तो नुकसान किनका है, ऑर्गेनाइजेशन का। बरोबर, क्यों, तो वो 10,000 लोग गैप में वेटिंग में बैठे, अब उनको जो उनमें जो हायरिंग में जो टाइम गया, इंटरव्यू में जो टाइम गया एक बंदे के, वो तो वेस्ट गया ना। इसके लिए हमेशा एक डेडिकेटेड बजट में ही इनकी हायरिंग होती है सभी कंपनीज की। 1-2 करोड़ 3 करोड़ का बजट मिला, इसमें जितने बदले मिले उतने लो, उसके बाद के मतलब बोलते उनके बाद के रिजर्व लिस्ट में रखो, बाद में देखेंगे। फिर आया स्ट्रेटेजिक एचआर प्लानिंग का दूसरा मॉडल, क्या वो दूसरी चीज क्या, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस, लेबर डिमांड फोरकास्टिंग, एस्टिमेटिंग फ्यूचर वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट्स, लेबर सप्लाई फोरकास्टिंग, असेसिंग इंटरनल एक्सटर्नल लेबर सप्लाई, गैप एनालिसिस जो अपन ने बोले, और एचआर एक्शन प्लान्स। एचआर एक्शन प्लान्स में क्या क्या है देख, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग डेवलपमेंट सक्सेशन प्लानिंग, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग डेवलपमेंट एक्सेशन प्लानिंग मतलब क्या, रिक्रूटमेंट मतलब क्या, भर्ती करना, भर्ती कैसे करना, इंटरव्यू लो, एग्जाम लो, एप्टीट्यूड टेस्ट लो, कोडिंग टेस्ट लो और भर्ती करो। उसके बाद ट्रेनिंग कराओ, ट्रेनिंग मतलब क्या, पॉलिश करो उसको, पॉलिश के साथ साथ उसको ट्रेन करते करते जो चीज सीखे उसको और डेवलप करो, उसको 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा की बढ़ाओ ताकि उसके और काम आए, तुम्हारे भी काम आए। फिर उसको सक्सेशन करो, सक्सेशन मतलब कैसा, 1 साल हो गया है वो इम्प्लीमेंट करने को, 1 साल हो गया उसको प्रमोशन दो, अच्छा, ताकि वो भी खुश रहे तुम भी खुश रहो, समझा, कि यू आर नाउ रिक्रूटेड एज सीनियर टैलेंट स्पेशलिस्ट। सीनियर क्या है तेरा प्रोफाइल अभी, टेक सपोर्ट एसोसिएट, सीनियर टेक सपोर्ट एसोसिएट हो जाएगा तो 2 साल बाद, उसके बाद 3-4 साल बाद टीम लीडर, टीम लीड टेक सपोर्ट, क्या, नहीं टीम लीड ही चाहता, हाँ, फिर उसके बाद मैनेजर, ठीक है, ऐसा। अब ये देख ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देख क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी बनी, एक एचआर ने स्ट्रैटेजी बनाई, जॉब एनालिसिस हुआ, जॉब एनालिसिस कैसे हुआ, ये सब किसके अंदर हो रहा है, एचआरएम सिस्टम के अंदर। एचआर सिस्टम मतलब क्या, मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि ये सब कुछ मैनेज करेगा कैसे, जॉब एनालिसिस। अभी समझ ले एक कंपनी है नागपुर की, जैसे मेरी कंपनी है, वो कंपनी ने बोला कि यूट्यूब के लिए चैनल बनाने हैं जो कि एड्स चलाएंगे। अब उसके लिए मेरे को 2-4 लोग लगेंगे, कौन से, एक वीडियो आर्टिस्ट लगेगा, एक वीडियो रिकॉर्डर लगेगा, एक अच्छा खासा वीडियो एडिटर लगेगा और सबसे अच्छा एक प्रेजेंटर लगेगा, 4 चीज लगी। अब वो है जॉब के रोल के हिसाब से मेरे को 4 लोग ढूंढने, अब मेरे को बता इन सब में मेरे को जरूरत है कि किसी राइटिंग स्टूडियो वाले की, नहीं तो मैं क्यों ढूंढूं उसको, मेरे पास तो स्टूडियो है ना। लेकिन अगर समझ ले किसी डेढ़ छाने ने अपना दिमाग लगा के 5 प्रोफाइल ऐड कर दिए, तो ये 10% का 20% और काम बढ़ गया। इसलिए जॉब रोल के हिसाब से जॉब एनालिसिस करो कि जरूरत है क्या उस बंदे की, जिसको हायर करने वाले हैं, कर रहे हैं क्या, भी नहीं करेंगे, लेकिन हाईलाइट करके रखो कि उसके लिए जरूरत है क्या। उसके बाद क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग सप्लाई। डिमांड है क्या, चेक करो, फोरकास्टिंग चेक करो। फोरकास्टिंग मतलब क्या, अब देखो आगे पढ़ेगी क्या, पढ़ेगी क्या, लेकिन वो पता कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अभी अगर एक टाइम पे बिग बाजार था, बिग बाजार में कम से कम एक स्टोर में 50-60 लोग काम करते थे, उसका कमिटेड डीमार्ट आया, डीमार्ट में कितने ज्यादा लोग काम करते हैं। हाँ। लेकिन डीमार्ट अगर इसी हिसाब से सोचे कि चलो चलो अभी तो छोटा सा स्टोर है, क्यों हायर करके रखूं, पता चला जिस दिन भीड़ है उस दिन तो उनका स्टोर चलाने के लोग भी नहीं बचेंगे, लोग चोरी करके भागेंगे। इसीलिए वहां पे भीड़ रहे ना रहे, जब बड़ी कंपनी आती तो 50-60 लोग को हायर करके रखती ताकि लोगों की कमी ना पड़े, समझा। ये आ गया फोरकास्टिंग की वजह से। फिर आया सक्सेशन मैनेजमेंट। सक्सेशन मैनेजमेंट वही, आगे कौन बढ़ेगा, कौन कैसे ऊपर बढ़ेगा, ये आ गया पूरा किसके अंदर, एचआर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। इधर देख एक चीज बैक फ्लो आ रही है, कौन थी, रिस्ट्रक्चरिंग, इंटरनेशनल एचआरएम, मर्जर एक्विजिशन, आउटसोर्सिंग। 2 वे क्यों है ये, एक कंपनी अपना काम कर रही है, लेकिन समझ ले कोई कंपनी को दूसरी कंपनी सस्ते में मिली तो उसको क्यों ना ले, उसको काम आएगी, एक्वायर कर लिया। एक्वायर करने के बाद फिर क्या होगा, उनका सिस्टम रहेगा जिसको अडेप्ट करना है,
तो उनको ले लेंगे, बट कुछ लोग को लेंगे, कुछ को निकालेंगे। हम्म, अभी लेकिन समझ ले हर चीज के लिए कंपनी नहीं ले सकते क्या, और समझ ले एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें तेरे को, लेट्स से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें उनको साउंड डिजाइनर चाहिए, तो उसके लिए पूरी साउंड कंपनी खरीदेंगे क्या? नहीं, उस टाइम पे क्या होगा, आउटसोर्स। एक छोटी सी कंपनी ढूंढेंगे, म्यूजिक कंपनी, उसको बोलेंगे ले भाई तेरे 10 लाख, मेरे को इतना काम करके दे, मेरे को दे देना काम, मैं बाकी देख लूंगा क्या काम है। तेरे से सस्ते में ले लिया, बड़े क्लाइंट को पैसे में दे दिया, कि तो वो क्लाइंट उतने बड़े क्लाइंट को काम, वो उसको काम नहीं देगा, और तेरे पास उसकी नीड नहीं है, मतलब तेरे पास उसका रिसोर्स नहीं है, तो तूने उसका आउटसोर्स कर दिया। और रीस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या, कोई जितने जरूरत है उनको रखो, जितने फालतू के उनको भगाओ, ठीक है। और आखिरी में प्रोग्राम इवैल्यूएशन, क्यों? कि तो ये सब जो किया उठाटो, इतने जो मेहनत, उससे क्या निकला, काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ी क्या, कि फक्त खाली अपने टाइम पास किए? अगर हाँ बढ़ी तो फिर से फीडबैक किसके पास जा, मेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, एचआर स्ट्रेटेजी के पास, एचआर के पास में। करेक्ट। कि भाई हाँ, अपन ने जो इतना दिमाग को माथा पच्ची देके 1 साल में हायरिंग किए, लोगों को निकाले, उससे सच में प्रॉफिट बढ़ा कि घटा? अब बढ़ा, गुड, तेरा प्रमोशन होगा, वरना तू भी रिस्ट्रक्चरिंग में जा घर को, ठीक है। उसके बाद आया चैलेंजेस इन एचआरपी। रैपिड मार्केट चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ग्लोबलाइजेशन, लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज। अब देख, इसका एग्जांपल इंडिया वाइज नहीं, यूएस वाइज देता मैं देखो। आज से 5 साल पहले तो कोई ओपन एआई का नाम भी नहीं सुनता था, ठीक है। एनवीडिया पे कोई भरोसा नहीं करता था, बट तो आज एनवीडिया और ओपन एआई दोनों के दोनों आगे बढ़ गए। बट सोच के तो दोनों कंपनीज में एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा काम नहीं करते, बट उनका वैल्यूएशन इतना ज्यादा है वर्ल्ड में अभी कि फिलहाल वो अगर चाहे तो उतने वैल्यूएशन में एटलीस्ट उनको 2-4 लाख लोग को काम देना चाहिए था, और वो उतने लोग को काम नहीं दे रहे। लेकिन उन्होंने कितने लोग के गले पे नाम की तलवार डाल के रखी है। हर दिन जिस जिनका सिस्टम बेटर हो रहा, वो रेंज बढ़ते जा रही, जिनके जॉब जाने के चांस बढ़ रहे। ये है क्या, तो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस। क्यों? एआई और सेमीकंडक्टर ने तुम्हारा काम फास्ट कर दिया, प्रोसेसिंग फास्ट कर दी, तुम्हारा आउटपुट बढ़ गया, इस चक्कर में तुम्हारे लोगों की डिमांड कम हो गई। दूसरा, रैपिड मार्केट चेंज। मार्केट कैसे चेंज? उन दो कंपनी ने मार्केट भी चेंज कर दिया। कैसे? सब लोग एआई करने लग गए। जो कंपनी कोर सॉफ्टवेयर कंपनी थी, वो भी बोल रही है हम एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो तुम्हारा मार्केट ही फ्लिप हो गया। तुम्हारा आज से अब तक क्या था कि हम आउटसोर्स आउटपुट ड्रिवन कंपनी, अब क्या है, हम एआई ड्रिवन कंपनी है। सबका टैगलाइन चेंज हो गया, हम हर चीज में एआई डाल रहे, व्हाट्सएप में एआई, इंस्टा में एआई, टूथपेस्ट में आएंगे कुछ दिन में, ठीक है। फिर आएगा वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। अब देखिए क्या चीज है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, वही चेन्नई वाली बात अपनी, चेन्नई डाइवर्स कल्चर होना चाहिए, वो चैलेंज है ना। लेकिन कंपनी का कल्चर एक होना चाहिए, तुम्हारा खुद का एक कंपनी के एक हाथी के अंदर तुम्हारा अपना कल्चर बाहर रखो, कंपनी का कल्चर है। फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है जिसने बोला कि हमारे कंपनी में व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के आना है। अब उसमें तुम्हारा मूड नहीं काम करेगा कि मेरे घर पे तो व्हाइट अलाउड नहीं है, हम तुम्हारी मैयत में व्हाइट पहनते तो आज कैसे पहनूं? नहीं, व्हाइट नहीं, वो कंपनी की पॉलिसी आपको पहनना पड़ेगा। हर कंपनी पॉलिसी बनाती है ताकि ऐसी चीजें अवॉइड की जा सके। फॉर एग्जाम्पल ड्रेस कोड बनाया जाता है, क्यों? ताकि ये कंफ्लिक्ट ना है कि ये मैनेजर ऐसे क्यों कपड़े पहन के आता, हम ऐसे क्यों नहीं पहन के आ सकते। ये एक छोटी छोटी चीजें, कल्चरल डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल कि किसी को चिकन खाना पसंद है, एक कल्चर में चिकन बहुत खाते हैं, और वैसे जगह पे एक ऐसे बंदे को भेज दिए जो फुल वेजिटेरियन है, वो क्या करेगा? वो कंपनी तो चेंज नहीं कर सकता खाने के लिए, बट उस चक्कर में उसकी प्रोडक्टिविटी तो घट गई ना। और आखिरी में लीगल और रेगुलेटरी इशू, वही माता बच्ची, गवर्नमेंट से कुछ भी हो ठीक सकता है। बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव एचआर क्या? ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन, बेटर टैलेंट मैनेजमेंट, इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, एनहांस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, और क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जहां भी अच्छा कुछ लिखना है वहां पे बेटर टैलेंट मैनेजमेंट आ ही रहा है। करेक्ट, क्यों? तो सब कुछ बेटर ही है। क्यों? तो इम्पोर्टेंस ऑफ वही उसी की इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग एआई क्या है? एचआरपी, अलाइनमेंट ऑफ गोल्स, ठीक है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कैसे इम्प्रूव होगी बता? अगर क्वालिटी वर्कर्स है, क्वालिटी ना अपन ने देख फीडबैक डिसीजन लेके थे, हाँ, आउटपुट क्या है?
आउटपुट का फीडबैक वापस आ रहा है, तो उसी उसके चक्कर में हिसाब से डिसीजन अच्छे बना सकते हैं। कि तो अपने पिछले ये किए थे तो ये गलत हुआ, या अभी फिर ये नहीं करना है, ऐसा तो करना इसको है। बढ़ाना कैसे है, समझा। उसके हम्म। बाद ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन, इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस और सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ। हमेशा एक चीज याद रखना, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी जरूरी है। क्यों? सस्टेनेबल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ग्रोथ सस्टेन नहीं कर सको तो ग्रोथ किसी काम की नहीं। हाँ। एक साल 90% ला लिए, उसके बाद तुम फिर से 50% के नीचे मार्क्स ला रहे तो किसी काम के नहीं हो। तो लेकिन तुम 60, 65, 70, 80, 90 करके 90, 100 भी पहुंचाओ तो उसका मजा अलग है, क्योंकि वो सस्टेनेबल ग्रोथ है। वो ग्राफ दिखाता है। ग्राफ दिखाता है, तुम्हारा एक कर्व चल रहा है, तो तुम प्रिडिक्ट कर सकते हैं आगे की है भाई अगले साल 100 के ऊपर तो नहीं, लेकिन 90 के ऊपर तो मार्क ला लूंगा। फ्यूचर ट्रेंड्स इन एचआरपी, डेटा ड्रिवन एचआर, एआई ऑटोमेशन, रिमोट एंड हाइब्रिड वर्क मॉडल्स, वेलनेस एंड मेंटल हेल्थ, एचआर एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये फ्यूचर ट्रेंड्स है। क्यों? क्यों तो देख, डेटा ड्रिवन क्यों? क्यों तो भाई देख, सब कुछ डेटा के ऊपर है। फॉर एग्जांपल मेरे को अगर पॉलिसी बनानी है ऐसी, मेरे कंपनी में सब लोग 8 घंटा काम करेंगे, मेरे ऊपर है। लेकिन मैंने अगर एक सिंपल सी चीज की, मैंने तेरे दिन भर का डेटा ट्रैक किया कि कितने घंटे काम करता, अब मेरे को पता चलेगा कि तू खाली सुबह के 3 घंटे बाद पीक काम करता, तो तू 1 घंटे के लिए टाइम पास करता, इधर उधर टैप स्विच करके यूट्यूब देखता, लेकिन फिर से लास्ट के 2 घंटे फिर से काम करता। टेक्निकली तो कितना घंटा जैसे काम कर रहा है, खाली 5 घंटे, मतलब 3 घंटे ऐसा कुछ काम कर रहा है जो प्रोडक्टिव नहीं है। तो मेरा एज एचआर अभी काम क्या है, तेरे वो 3 घंटे को प्रोडक्टिव बनाना। उसमें तेरा अगर मन नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा, तेरा पेट खराब हो रहा तो क्यों खराब हो रहा, तू बाहर खाना खाने जा रहा तो क्यों जा रहा, और सबसे मेन पॉइंट यह कि भाई तेरा मन क्यों नहीं लग रहा काम में, तो भाई कुछ तो गड़बड़ है। 8 घंटा हाइपर फोकस नहीं रह सकता, लेकिन जीरो फोकस इज डेंजरस ना, ऐसा। उसके बाद आर्टिफिशियल एंड ऑटोमेशन। अब जिसमें देखो ऑटोमेशन क्या, कुछ चीज़ों के लिए भी ऑटोमेशन आ गया। फॉर एग्जाम्पल कि पहले एचआर को ही हर एक को पे स्लिप भेजो, हर एक को करो, अब उस चीज़ के लिए पूरा ऑटोमेट हो गया। नंबर डालो, सैलरी डेट डालो, सैलरी स्लिप डालो, तुमको सब मिल जाता है। एचआर को मेल करने की जरूरत नहीं है। क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स के अलावा या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए भी क्या है, भी सिस्टम्स आ गए आधार बेस्ड, इसके बेस्ड, कि तुमको गरज नहीं है, ऑटोमेटिकली एआई और इसका यूज होकर फेस डिटेक्ट कर लेगा, पता देगा कि हाँ इंसान जिंदा है, ये डेटा ओके है। रिमोट एंड हाइब्रिड वर्क मॉडल से तो तेको मालूम है कि भाई किसी को जरूरत है वर्क होम दे दो, तो देखो नहीं दिए, ठीक है। कोई औरत प्रेग्नेंट है, उनको मैटरनिटी लीव दे दो, ऐसी सब चीजें। और वेलनेस एंड मेंटल हेल्थ क्यों आया इसमें, तो भाई स्ट्रेस बढ़ लोगों के ऊपर, तो स्ट्रेस बढ़ेगा तो लोग को जितना कम स्ट्रेस रहेगा, जितने जॉली हैप्पी रहेंगे, उतने ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। अब इसके बाद आया तेरा हो गया ये खत्म, ये यूनिट कर दे बंद रिकॉर्डिंग, लेना कर सकते नहीं ना।